चलो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया रहेंगे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त CS सिद्धिनाथ पांडे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लेवरेज। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले डिस्कशन करना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज, हम लोग इन चीजों को कैसे कवर करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा था कि हमको प्रैक्टिकली ज्यादा फोकस रहना है। ठीक है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप वो प्रैक्टिकल कभी कर ही नहीं सकते, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस चीज की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद अब हर कोई बच्चा हर कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाता है। ठीक है, तो उसको लगता है कि यार मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूं। ठीक है, या फिर वो क्या करता है कि YouTube पे जाता है, अलग अलग फैकल्टी की अलग अलग वीडियोस देखना चालू कर देता है कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरे को कोई नहीं समझा पा रहा। ठीक है, तो इस चीज का भी हमने एक अल्टरनेट लेके आया है कि हम लोग एक एग्जाम फोकस्ड, एग्जाम फोकस्ड का मतलब क्या है कि समझ लो कोई कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन उसके रिलेटेड में एग्जाम में आ गया तो उसको कैसे आपको टैकल करना है, वो भी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, थर्ड, लेक्चर्स। ठीक है, हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो शॉर्ट होंगे। शॉर्ट होंगे इन द सेंस वो कुछ 1 आवर से लेके 1.5 आवर्स के होंगे। ठीक है, मैं ज्यादा बड़े नहीं बनाना चाहता, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, लाइक सब्जेक्ट है, वो काफी वास्ट है। ठीक है, वास्ट इन द सेंस कि उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आती है। ठीक है, तो कैसा छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे, तो कैसा आपको बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखो पढ़ने इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या करोगे आप, और दूसरे सब्जेक्ट्स भी इजी वे में कवर कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ, अब आपकी बारी आएगी कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको वर्कबुक नाम की एक चीज होती थी, मतलब जब ये अभी न्यू सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस जो था उसमें एक वर्कबुक नाम की चीज थी जिसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस डालती थी इंस्टीट्यूट। तो क्या किया हमने, उससे भी क्वेश्चंस इसमें लेके आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वो क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। अब आपकी बारी आएगी कि सर कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तो रहेंगे, उसका क्या? तो ये जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे ना, ये हम लोग डिस्कशन में कवर करेंगे। ठीक है, कौन से डिस्कशन में कि एक बार हमारा सिलेबस ओवर हो गया, एक बार हमारा सारा सिलेबस हो गया, आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो कैसा है, आपको भी कॉन्सेप्ट पता है, मेरे को ज्यादा कॉन्सेप्ट को लेके क्या करना, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को लेके, बट आपको क्वेश्चंस कैसा है, एकदम फ्रेशली मिलेंगे। अगर मैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लूंगा तो आपको क्या लगेगा, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हमको बहुत ज्यादा एम्फासिस देना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा न्यू सिलेबस आया, और न्यू सिलेबस के जो न्यू न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उस पर हमको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक बार हमारा सिलेबस ओवर हो जाता है, फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? इतना पार्ट क्लियर है क्या? तो ठीक है, फिर हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज लेवरेज। अब लेवरेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहां पे तो लिख दिया, देखो, इन अ बिजनेस कंटेक्स्ट लेवरेज रेफर्स टू यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। क्या मतलब हुआ? बिजनेस कंटेक्स्ट के में बोला है। बिजनेस कंटेक्स्ट मतलब क्या है, अगर आप एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो क्या बोल रहा है कि लिवरेज का मतलब ये है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको यूज करके, उसको यूज करके हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे वो देखेंगे। पर सर नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो एक काम करो, पहले लेवरेज का इंग्लिश मतलब समझते हैं। ठीक है, लेवरेज, लेवरेज का एकदम सिंपल में, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में, भाषा में अगर आप मतलब समझना चाहते हो तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस या फिर पावर। ठीक है, अब एकदम देखो कैसा है, समझ लो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है,
यहाँ पे बहुत मोटी मोटी सीमेंट की बोरियां रखी, ठीक है, और ये है कहां पे रखी हुई है, ये रखी है ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, और ये उसको अब फर्स्ट फ्लोर पे लेके जानी है। अब वो कैसे लेके जाएगा, तो वो क्या यूज करेगा, वो एक लीवर का यूज करेगा। लीवर का मतलब पता है आपको, तो देखो लीवर कैसा होता है, हम लोग यहाँ पे ना, यहाँ पे एक सर्कल का एक वो क्या बोलते हैं, मतलब एक राउंड कलर का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहां से एक रस्सी पुट करेंगे और यहां से सीमेंट की बोरी को उससे बांध देंगे, और क्या करेगा ये वर्कर, अब यहां से खींचेगा, ये वर्कर क्या करेगा, यहां से खींचेगा, तो उससे क्या होगा, ये जो हमारी सीमेंट की बोरी है ये ऊपर पहुंच जाएगी और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे हमने लीवर का किस चीज के लिए यूज किया, ताकि हम लोग सीमेंट उठा सके, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हम लोग का प्रोसेस इजी हो गया, हमारा प्रोसेस क्या हो गया, इजी हो गया। इज दैट क्लियर। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये लीवर का यूज करके, लीवर का यूज करके हमने क्या किया, हमारा जो सीमेंट का बोरी है वो ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या एग्जांपल दे दो, अरे भाई एकदम सिंपल एग्जांपल से समझोगे तभी चीजें आसानी से दिमाग में चली जाएंगी, ठीक है। आगे इतना पार्ट समझ में आया। तो लीवर क्या है, बेसिकली एक सपोर्टिव हैंड है, एक सपोर्टिव हैंड है जो हमको हेल्प करता है व्हाइल डूइंग बिजनेस। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवरेज का मतलब क्या होता है, तो वो समझते हैं। तो देखो एक सिंपल सी बात है कि मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या होता है, क्या वो प्रॉफिट कमाना होता है, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, बट नॉट फुल्ली करेक्ट, नॉट फुल्ली करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, बट ये पार्शियली सही है, मतलब ये फुल्ली सही नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस करके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, क्या करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारी एसेट है। अभी जैसे हम बोलते हैं कि एलॉन मस्क का वेल्थ है $100 मिलियन, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये वेल्थ है उसका, कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास इतने अमाउंट के एसेट्स हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस करता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस अपना वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे करता है, तो सबसे पहले तो बिजनेस में होते क्या क्या चीजें, ठीक है, कोई भी बिजनेस में क्या क्या चीजें होती हैं, तो मेरे हिसाब से दो ही चीजें होती हैं। कौन सी दो चीजें होती है, एक तो इनफ्लो होता है और दूसरा क्या होता है, आउटफ्लो। और ये इनफ्लो आउटफ्लो हम लोग किसके टर्म्स में देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इनफ्लो कैसे आएगा, बिजनेस में इनफ्लो मनी का कैसे आएगा, सेल्स के थ्रू, है ना, अगर सामान बेचोगे तभी क्या होगा, बिजनेस में पैसा आएगा। और आउटफ्लो कैसे होगा, आउटफ्लो होगा एक्सपेंसेस करके, खर्चे करके, ठीक है। तो अब इनफ्लो तो हमको समझ में आ रहा है सेल्स है, आउटफ्लो क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है। बट ये एक्सपेंसेस को क्या हम लोग और कुछ डिवाइड कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, कैसे करोगे तो वो समझो। हम लोग ये एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक को बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरे को बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। एक को बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरे को क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। अब सर कॉस्ट को मतलब एक्सपेंसेस को हम लोग कैटेगराइज कैसे करेंगे, कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है, तो इसका एकदम सिंपल समझो, ठीक है, एकदम सिंपल समझो कि अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूं तो मेरे कौन से एक्सपेंसेस इनकर होंगे, मेरे कौन से एक्सपेंसेस इनकर होंगे, ठीक है। अगर इसका आंसर, ठीक है, हाँ, अगर इसका आंसर
यस आ रहा है, यस आ रहा है मतलब बिजनेस को हम चला रहे हैं और एक्सपेंस इनकर हो रहा है, तो हम उसको क्या कैटेगराइजेशन में डाल देंगे, उसको हम बोल देंगे कि भाई ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। क्या मेरे को कोई एग्जांपल दे सकता है वेरिएबल कॉस्ट के? देखो आप लोग कॉस्टिंग के स्टूडेंट्स हो, मैं आपसे पंगे नहीं ले रहा हूं, बट कोई बता सकता है क्या वेरिएबल कॉस्ट कौन से हो सकते हैं? तो देखो आपको समझा देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिख लो। सैलरी, सैलरी कैसे वेरिएबल कॉस्ट है? एकदम सिंपल बात है, अगर मैं बिजनेस चलाऊंगा तभी लोग हायर करूंगा, अगर बिजनेस चलाना ही नहीं है तो मैं कोई इंसान को हायर ही क्यों करूंगा और उसको सैलरी क्यों दूंगा? ठीक है, ऐसे ही और कौन से खर्चे होंगे? स्टॉक परचेस, ठीक है, समझ लो मैं फर्नीचर का बिजनेस करने वाला हूं, अगर मेरे को बिजनेस करना ही नहीं है तो क्या मैं वो फर्नीचर खरीदूंगा? आंसर इज नो। उसके बाद रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और अगर मैं बिजनेस नहीं रन कर रहा हूं और स्टिल मेरे को एक्सपेंसेस क्या करने पड़ रहे हैं, इनकर करने पड़ रहे हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल में क्या आ सकता है, हाँ इसके एग्जांपल में क्या आ सकता है, डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है? देखो डेप्रिसिएशन कैसे आएगा समझो, डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, एनुअल, जो जितना भी फिक्स्ड एसेट्स का हम लोग पार्ट इस साल के लिए डेप्रिशिएट कर रहे हैं उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, आपको अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से पता है, बट अब एक सिंपल बात समझो कि समझ लो 3 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं, किसका, फर्नीचर बेचने का। अब वो फर्नीचर बेचने का बिजनेस मेरे को अगले साल नहीं करना है, अगले साल नहीं करना है, तो क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दूंगा? क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दूंगा? द आंसर इज नो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रूल है भाई एकदम कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिकली हर साल हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि अगले साल हम बिजनेस ही करें तो हम डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको हर साल क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ लो आपने बिजनेस के लिए लोन तो ले लिया, अब बिजनेस कर नहीं रहे हो तो क्या बोल सकते हो कि भाई मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं तो मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा? नहीं बोल सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस चले या ना चले। क्लियर है इतना पार्ट, कि ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस करने के वजह से होते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस करे या ना करे, बिजनेस करे या ना करे, मैंने सिर्फ यहां नो रन लिखा है, यहां पे लिखना रन, एक सेकंड, रन ऑब्लिक नो रन। ठीक है, रन ऑब्लिक नो रन मतलब क्या, बिजनेस चलाओगे तो या फिर नहीं चलाओगे तो भी आपको वो खर्चा करना पड़ रहा है, मतलब वो क्या है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। इतना बात क्लियर है? देखो मैं कॉस्ट के बारे में आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर भी सकता हूं, लेकिन यार आप कॉस्टिंग के स्टूडेंट्स हो, आप पेपर 8 में अच्छे से कॉस्टिंग में ये सब पढ़ के आए हो, है ना, तो वापस से वही वही चीजें मैं वापस रिपीट करूंगा, बोलोगे क्या सर, अभी 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 हम एक्सपर्ट बन के आए हैं उससे। ठीक है, चलो इतना पार्ट क्लियर है, एक बार रिपीट करना है क्या? चलो देख लेते एक बार। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट कमाना होता है, आंसर इज नो। ऊपर ये लिखा है, आंसर मैंने बताया क्यों, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस करते वक्त हमारे कुछ इनफ्लोज होते हैं, कुछ आउटफ्लोज होते हैं। इनफ्लोज में क्या आता है, सेल आता है, ठीक है, सेल करेंगे बेचेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा, और आउटफ्लो में क्या होता है, हमारे सारे खर्चे होते हैं। फिर हमने क्या किया, खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड किया, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या था हमारा, बिजनेस करो या ना करो उसको वो खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट कैसा था कि बिजनेस करोगे तभी वो खर्चे होंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, हमारा यहाँ पे हमने इनफ्लो और आउटफ्लो सीख लिया। ठीक है, अब ये सीखने का जरूरत क्यों था वो समझते हैं। तो देखो अगर मैं बोलूं कि एक प्रोडक्ट है,
एक प्रोडक्ट है, उसको हम लोग सेल करते हैं 100 रुपीज में। क्या कितने पे सेल करते हैं? 100 रुपीज पे। और उसका वेरिएबल कॉस्ट है ₹60। ठीक है, हम लोग बेचते कितने में है? 100 में, और उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60। तो मतलब ये प्रोडक्ट से नेट हम लोग कितना कमा सकते हैं? नेट कितना कमा सकते हैं? ₹40। ठीक है, तो इसको हम लोग नेट ना बोल के हम इसको बोलते क्या है? कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। और अब इस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखेंगे हम लोग कि हम लोग कितने यूनिट्स सेल कर रहे हैं, कितने यूनिट्स सेल कर रहे हैं। सपोज हमारा फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया 10,000 रुपीज। कितना दे दिया? 10,000 रुपीज। और हमको बोला कि सपोज हमने सेल्स किए हैं 1000, 250 यूनिट्स, 350 यूनिट्स एंड 500 यूनिट्स। ठीक है, ये हमको तीन केसेस दे दिए कि समझ लो अगर हमने 250 यूनिट्स बेचे, 350 यूनिट्स बेचे और 500 यूनिट्स बेचे तो क्या होगा? तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 40 इंटू 250, 40 इंटू 250 कितना आ रहा है? 10,000। ठीक है, और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? हमारा फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे, दैट इज 10,000। तो हमारा प्रॉफिट कुछ भी हुआ क्या? द आंसर इज नो, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। वैसे अगर 350 यूनिट्स देखोगे तो क्या होगा? तो 350 यूनिट्स पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 14,000। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होने की वजह से क्या मेरा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने वाला है? आंसर इज नो। वो जितना कॉस्ट 250 यूनिट्स पे लग रहा है उतना ही कॉस्ट वो 350 यूनिट्स पे भी लगता है। इज दैट क्लियर? तो कितना आ गया हमारा प्रॉफिट? 4,000 का। एंड नेक्स्ट 500 यूनिट्स पे कितना आएगा? दैट इज 20,000। उसमें से 10,000 माइनस कर दो तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। तो आप एक चीज समझो क्या हो रहा है। यहां पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है, बट क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है हर बार? क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है? तो ये क्या हो रहा है? यहां पे हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहने की वजह से हमारा यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या कर रहा है? बेसिकली आपको फिक्स्ड कॉस्ट रिलेशन समझाता है कि कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच का रिलेशन क्या है ना? कि अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इतना है और मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है तो मेरा प्रॉफिट कितना होने वाला है। इज दैट क्लियर? और प्रॉफिट को हम लोग एफएम की भाषा में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? EBIT। क्या बोलते हैं? EBIT। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या बोलेंगे इसी को? ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या आता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। वापस से एक बार समझ लो क्या बोलना चाहता है कि यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या कर रहा है? हमको एक रिलेशनशिप बता रहा है कि कंट्रीब्यूशन अगर इतना है, फिक्स्ड कॉस्ट इतना है, तो मैं इतना प्रॉफिट कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है क्या? अब ऑपरेटिंग लेवरेज, यहाँ पे ऑपरेटिंग क्यों बोल रहा है? ठीक है, यहाँ पे नाम हमारा ऑपरेटिंग क्यों आया है? तो समझो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करने को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे
ऑपरेशंस करने की वजह से मेरे को क्या लिवरेज मिल रहा है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना चाहूं 350 यूनिट्स का, कितना 350 यूनिट्स का, तो कितना आ रहा है 14,000 डिवाइडेड बाय 4,000। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है 14,000 डिवाइडेड बाय 4,000 विच विल गिव मी 3.5 3.50। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग लेवरेज को आप यूज कैसे कर सकते हो, आप इसको यूज कैसे कर सकते हो, समझ लो 350 यूनिट से अभी हमारा 500 यूनिट्स आया, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज देखो कितना है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कितना आएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो न्यू कितना है 500, ओल्ड कितना है 350 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100। ठीक है, तो सेल्स में चेंज कितना आया 500 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100, दैट इज 42.86% चेंज आया, 42.86% चेंज आया। अब ये चेंज से आप प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो प्रॉफिट का देख लेते हैं, तो प्रॉफिट में चेंज कितना आ रहा है परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो 10,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारा चेंज 6,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100। ठीक है, तो 150% चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है 150% चेंज आ रहा है। सेल्स में कितना चेंज हुआ 42.86 और उससे परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना हुआ 150%। अब समझ लो अगर मेरे को पता है कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना होने वाला है और परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना होने वाला है, तो क्या हम लोग उससे भी कंट्रीब्यूशन निकाल सॉरी ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हैं, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। ठीक है, तो देखो हमारा एक और इससे फॉर्मूला आ जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज का, दैट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो क्या कर रहा है, वो EBIT में सेल्स में जितना चेंजेस हुआ है उससे कंपेयर करके बता रहा है कि EBIT में क्या चेंज होगा। ठीक है, अभी के लिए नोट डाउन कर लो, उसके बाद आपको एक एग्जांपल लूंगा ना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहां पे देखोगे कितना आ रहा है 150 अपॉन 42.86, 42.86 दैट विल गिव मी 3.50। ठीक है, चलो फटाफट से इतना पार्ट नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर हम आगे का देखते हैं।
ठीक है, हो गया। चलो अब ना एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ऑपरेटिंग लिवरेज को क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे करना है। ठीक है, तो लिखना एग्जांपल। ठीक है, तो लिखना सपोज सपोज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सपोज सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹100। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है हमारा 100। फिर वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल दिया, जितना भी सेल्स होगा उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट ₹50,000। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 1000। ठीक है, ये एक काम कर लो, इसको 2000। ठीक है, लिखना फाइंड फाइंड ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइंड ऑपरेटिंग लेवरेज। और उसके बाद लिखना इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, what will be the change in प्रॉफिट। ठीक है, एग्जांपल क्लियर है। हमको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है और कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किए वो दे दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज। और ऑपरेटिंग लेवरेज आने के बाद क्या बोला है कि समझ लो सेल्स इंक्रीज हो गया 10% से, तो हम लोग का जो प्रॉफिट में चेंज हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट क्या बोल रहा है, EBIT। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं। लिखना सॉल्यूशन, ठीक है। अभी के लिए 2 कॉलम्स बना के रखना। ठीक है, जानबूझ के बनवा रहा हूं क्योंकि एक कॉलम को बाद में लगेगा। लिखना इसमें पर्टिकुलर, ठीक है, रुपीस रुपीस। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सेल्स निकालना पड़ेगा। सेल्स कितना है, तो ₹100 पर यूनिट बेच रहे हैं हम लोग, और कितने यूनिट्स बेच रहे हैं हम लोग, 2000। तो कितने का सेल्स आया हमारा, 20,000, सॉरी 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 2 लाख। 2 लाख का सेल्स आ गया, इतना पार्ट क्लियर है। उसके बाद इसमें से लेस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला है, वो है सेल्स का 60%। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 60% दैट इज 1,20,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 80,000। उसमें सब लेस क्या करेंगे हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो कितना है फिक्स्ड कॉस्ट, 50,000। तो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट या ब्रैकेट में लिख लेना EBIT। ठीक है, EBIT का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट का पार्ट नहीं लेके आए, ना ही टैक्सेस का पार्ट लेके आए, इसके लिए अभी सिर्फ EBIT की बात करनी है। हमको इसके आगे भी जाना है, ठीक है, बट फॉर नाउ हम लोग क्या सीख रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इसके लिए हम सिर्फ अभी तक EBIT तक है। तो EBIT कितना आ रहा है हमारा, 30,000। ठीक है, इसको नंबर दे देते A B C
डी और ई। फिर एफ निकालेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, हमारा फॉर्मूला वही था ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, 80,000 डिवाइडेड बाय 30,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 30,000, दैट विल गिव मी 2.67। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आगे का क्वेश्चन क्या बोला है, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, व्हाट विल बी द चेंज इन प्रॉफिट। अगर सेल्स में 10% से चेंज हो रहा है तो कितना से प्रॉफिट चेंज होगा, क्या प्रॉफिट 10% से चेंज होगा, आंसर इज नो। प्रॉफिट कैसे चेंज होगा वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो टेबल के थ्रू सीखते हैं, और उसके बाद में आपको ये ऑपरेटिंग लेवरेज को कैसे यूज करना है वो सिखाता हूं। तो सबसे पहले सेल्स इंक्रीज कितने से हुआ, 10% से। तो अब सेल्स कितना हो जाएगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.10। ठीक है, तो कितना आ गया, 2,20,000। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 60%। तो कितना आ रहा है, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, दैट इज 1,32,000। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया, दैट इज 88,000। और 88,000 में से फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं होगा, तो कितना आ गया हमारा, 38,000। इतना पार्ट क्लियर है। अब ये 38,000 तक आ तो गए हम लोग। अब हम लोग को देखना है परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 38,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 8,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, विच विल गिव मी 26.67%। ठीक है, या फिर हम लोग इसको लिख देते 26.7%। ठीक है, अभी हमने ये निकालने के लिए क्या किया, हमने सबसे पहले इतना पूरा टेबल बनाया और उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट निकाल लिया। बट क्या यही चीज हम लोग एक सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, आंसर इज यस। हम लोगों ने जो ये नीचे फॉर्मूला देखा था ना, ये नीचे वाला फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले का यूज करके, ऑपरेटिंग लेवरेज का यूज करके हम लोग परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल सकते हैं। देखो कैसे करोगे, तो लिखना ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग leverage is equal to percentage change in EBIT upon percentage change in sales। तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2.67। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है नहीं पता, तो उसको हम ले लेंगे x, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है, 10%। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 10 है हमारा, ये 10 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 26.7%। क्या हमारी सेम ऊपर वैल्यू आई है, आंसर इज यस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज को यूज करके अगर हमको परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया हुआ है तो क्या हम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर इज यस। ठीक है, तो बस यही एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता था कि भाई ऑपरेटिंग लेवरेज वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज आपको क्या बता रहा है, एक रिलेशन बता रहा है कि अगर सेल्स में इतना चेंज हो रहा है तो हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो फटाफट से ये एग्जांपल और इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो।
ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप न्यू ऑपरेटिंग लेवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो न्यू ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आएगा, 88,000 डिवाइडेड बाय 38,000, दैट विल गिव मी 2.32। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ये सेम क्यों नहीं आ रहा, ये सेम इसके वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी उसी परसेंटेज से चेंज हो रहा होता तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज सेम आ जाता। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है क्या? चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पे आते हैं, उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स A, B and C and D from the following prices and cost data. What conclusion can be drawn with respect to level of fixed cost and the degree of operating leverage DOL results? ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, तो देखो हम लोगों ने क्या नाम यूज किया, हम लोगों ने ऑपरेटिंग लेवरेज यूज किया, बट इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, क्या इंस्टीट्यूट ने रिप्रेजेंट किया है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम क्या बोल सकते हैं, DOL। ठीक है, क्या दिया हुआ है, फर्म ए बी सी डी का डेटा दिया हुआ है, सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया है 20, 32, 50, 70। ठीक है, और ये कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, 5000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। चलो अभी जैसे हमने एग्जांपल किया है ना, वैसे ही आपको भी ये करना है। ठीक है, ट्राई करो। चलो आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से पॉज करके कर लो। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, हो गया, चलो कर लिया ना ट्राई आप लोगों ने, मैंने पॉज करके करने को बोला है। ठीक है, मैं आपके लिए नहीं रुक रहा वाला, आप पॉज करो लेक्चर, आराम से ट्राई करो। सबसे पहले टेबल बनाएंगे। ठीक है, हेडिंग दे देना क्वेश्चन आंसर का, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ DOL। क्या हम लोग शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं, द आंसर इज यस, इंस्टीट्यूट ने यूज किया है तो हम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब टेबल को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 4 पार्ट्स तो हमारे फॉर्म के चले जाएंगे। तो 1, 2, 3 एंड 4। लिखना पर्टिकुलर A, B, C एंड D। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग सेल्स। तो 5000 यूनिट्स बेच रहे हैं ना, तो कितना आएगा पहले वाले का, 5000 इंटू 20, दैट विल गिव मी 1 लाख। नेक्स्ट 32, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना आएगा, 1,60,000। इतना बात क्लियर है? आगे 5000 मल्टीप्लाई बाय 50, that will give me 2,50,000। and lastly 5000 multiply by 70, that will give me 3,50,000। इतना पार्ट क्लियर है कि सेल्स हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय पहले का कितना है 6, तो कितना आ गया 30,000। नेक्स्ट 16, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय
16, that will give me 80,000. आगे 20, तो 5,000 multiply by 20, that will give me 1 lakh. And last 50, तो 5,000 multiply by 50, that will give me 2,50,000. ठीक है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा तो हमको क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? पहले वाले केस में 70,000, दूसरे वाले केस में 80,000, तीसरे वाले केस में 1,50,000, चौथे वाले केस में 1 लाख. क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 80, 40, 2 लाख नील, 80,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 2 लाख, फिर डैश. तो हमारा EBIT कितना आ रहा है? ठीक है, हमेशा याद रखना EBIT लिखना है. स्टार्टिंग में मैंने प्रॉफिट बोला ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, बट हम लोग क्या यूज करेंगे? EBIT. EBIT का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? नेगेटिव 10,000, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे नेगेटिव 50,000, और उसके बाद यहाँ पे 1 लाख. ठीक है, नंबरिंग दे दो ABCDE, और यहाँ पे F निकाल लेना. ठीक है, F क्या आएगा हमारा? DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो C डिवाइडेड बाय E. ठीक है, तो कितना आएगा? 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज 7. -7 लेंगे क्या? -7 लेंगे क्या? तो याद रखना, हमेशा जब भी हम लेवरेज बताते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में बताना, नेगेटिव में मत बताना. तो यहाँ पे भी 70,000 डिवाइडेड बाय -10,000 हो रहा है, बट हम क्या लिखेंगे? 7. ठीक है, नेक्स्ट कितना है? 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000, दैट इज 2. नेक्स्ट 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, दैट इज 3. एंड लास्टली 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, आंसर 1. इजी. यही है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज. सर इतना आसान? हाँ भाई, इतना ही आसान है. ठीक है, अगर चीजें आपको एकदम क्लियर हैं कि फॉर्मूलाज कैसे यूज करना है, फॉर्मूला याद कर लेना. फॉर्मूला क्या है? हाँ, क्या है फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज का? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. ठीक है, यहां पे हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया. फिर क्या पूछा है? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? अभी तुम एक चीज नोटिस करोगे, तो इससे क्या तुम्हारा कंक्लूजन आ रहा है? कि यहां पे एक चीज नोटिस करो कि जब फिक्स्ड कॉस्ट हमारा नहीं है, जब फिक्स्ड कॉस्ट हमारा नहीं है, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा है हमारा? 1. तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है उसका वैल्यू हमेशा 1 मिनिमम होगा. मिनिमम कितना हो सकता है? 1. ठीक है, तो लिखना नीचे कंक्लूजन. ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग leverage can be 1. ठीक है, देखना. in case of in case of company D, in case of company D, fixed cost is fixed cost is 0, which makes contribution, which makes contribution and EBIT, which makes contribution and EBIT as equal. Hence
DOL in case of company D is 1। क्लियर है कंक्लूजन? और क्या कंक्लूजन सोच सकते हैं हम लोग? ये कंक्लूजन नहीं लिख सकते कि भाई अगर नेगेटिव में भी है तो हम ऑपरेटिंग लेवरेज को पॉजिटिव में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इनका रूल है कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो हमारा एब्सोल्यूट टर्म्स में दिखना चाहिए, मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो फटाफट से इतना पार्ट नोट डाउन कर लो। अरे तुम लोग का आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया? मैंने ट्राई करने को बोला था। चलो फटाफट से इतना पार्ट नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, यहां पे अभी हमारा फर्स्ट लेवरेज दैट इज ऑपरेशनल लेवरेज खत्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंसिंग लेवरेज। तो इसको लिखना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा लेवरेज जहां पे फाइनेंस करने के वजह से जो हमको फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होने वाला है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ना हम एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे, और ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ना हमको बहुत अलग अलग जो चैप्टर्स हैं जो इसके बाद आने वाले हैं वो उसमें भी यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए पहले एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। और ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ना हमेशा सेम ही रहता है, तो आपको इसमें कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर एंड रुपीस। अब सबसे पहले जो हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉलो करते हैं वही आएगा। तो सबसे पहले सेल्स, उसमें से लेस क्या करेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन में से लेस क्या करेंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा EBIT। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अब जब भी हम क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं। फंड रेज करते हैं मतलब क्या है, कैपिटल रेज करते हैं। तो कैपिटल रेज करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे। कैपिटल रेज करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे, एक था हमारा इक्विटी मेथड और दूसरा क्या था हमारा डेट मेथड। ठीक है, तो इक्विटी भी दो टाइप की होती है। ठीक है, इक्विटी ना लिख के हम इसको लिखते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल दो टाइप का होता है,
एक होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस, दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, और जो डेट होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं लोन, डिबेंचर। ठीक है, तो ये जो लोन डिबेंचर होते हैं इसको हम क्या पे करते हैं, इनको हम पे करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, वो इंटरेस्ट पे करने के बाद जो भी अमाउंट है उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स पेमेंट कर देंगे। तो एक काम करना, यहां पे आना, लिखना लेस इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा उसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो हमको क्या मिल जाएगा, ई बी टी, लिखना इधर अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। और उसके बाद क्या करेंगे, हम टैक्स लगा देंगे, टैक्स एट द रेट जितना भी परसेंटेज दिया है। ठीक है, और टैक्स माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और ये जो अर्निंग है ये किसके किसके लिए है, ये है हमारे शेयर कैपिटल वाले लोगों के लिए, शेयर कैपिटल होल्डर्स के लिए। ठीक है, अब जो ये हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इनको हम क्या पे करेंगे, इनको हम पे करेंगे डिविडेंड, इनको क्या पे करेंगे हम लोग, डिविडेंड। तो ये डिविडेंड क्या होगा हमारा, यहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी बचेगा वो होगा हमारा नेट इनकम। ठीक है, और ये किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स से कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा ईपीएस। हमको क्या मिल जाएगा, ईपीएस। इसको नेमिंग कर देते हैं तो ज्यादा इजी होगा, ए बी सी। तो सी कैसे आएगा हमारा, ए माइनस बी करके, फिर डी, फिर ई। तो ई कैसा आ रहा है हमारा, सी माइनस डी करके। फिर एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, तो ईपीएस कैसे आएगा हमारा, के डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, एक काम करना, फॉर्मूलाज जैसे लिख रहा हूं वहां पे लिख लेना। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा a माइनस बी, ईबीआईटी में आ रहा है हमारा c माइनस डी, ईबीटी में आ रहा है हमारा e माइनस एफ, ईएटी में आ रहा है g माइनस एच, के में आ रहा है हमारा i माइनस जे, और ईपीएस में आएगा हमारा k डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो ऐसे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखेंगे, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। उसको ही हम लोग हमारे फाइनेंस में क्या बोलते हैं, ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसके बाद डेट वाले को हम क्या पे कर देंगे, डेट वाले को हम पे कर देंगे इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट पे करने के बाद हमको क्या मिलता है, ईबीटी। ईबीटी में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, टैक्स। वो टैक्स माइनस करने के बाद हमारे पास क्या गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये शेयर कैपिटल वालों के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, डिविडेंड माइनस कर दिया। ये किसको मिलेगा, डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस और, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है, वो डिविडेंड देने के बाद जो आ जाएगी नेट इनकम, वो किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर की। ठीक है, तो उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ईपीएस। कितना आ जाएगा, ईपीएस। अब ये ईपीएस में से कुछ इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग बांटेंगे। ठीक है, समझ लो, अगर यहां पे दे दिया नीचे कि डिविडेंड पे आउट, समझ लो 70% है, डिविडेंड पे आउट कितना है, 70% है। तो डिविडेंड पर शेयर कितना देंगे हम लोग, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 70%। ठीक है, और जो पैसा बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा, आर ई,
क्या हो जाएगा हमारा आर ई का फुल फॉर्म क्या होता है, एक सेकंड देना, हाँ, तो आर ई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे आएगा हमारा, ईपीएस माइनस डीपीएस, ठीक है, तो उतना हमारा रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है। पेमेंट का ऑर्डर याद रहेगा, इतना पार्ट क्लियर है। चलो पहले आप ये फटाफट बना लो, फिर हम थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करेंगे। हो गया बना के। अब एनालिसिस में क्या मैं समझाना चाहता हूँ वो समझो। ये जो हम लोगों ने पूरा टेबल बनाया है, इसके अंदर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है। कुछ फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हैं, एक तो ये हमारी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, एक ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये एक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। ये जो तीन ग्रीन मार्क किए हैं ना, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएंगे। अब जब हम एनालिसिस करने बैठेंगे तो जो पहला फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हमारा पहला फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये किसके वजह से हुआ है, हाँ, ये किसके वजह से हुआ है, ये हुआ है हमारा ऑपरेशंस के वजह से, है ना। तो इस वजह से उस फिक्स्ड कॉस्ट को हमने किस चीज के लिए यूज किया, ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए। वैसे ही जैसे हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड का पार्ट है, इंटरेस्ट और डिविडेंड का पार्ट है, वो किस चीज के लिए यूज होता है, वो यूज होता है फाइनेंसिंग करने के लिए। वो किस चीज के लिए होता है, फाइनेंसिंग करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेफरेंस शेयर मैं इशू करूंगा तभी मेरे को उससे पैसा मिलेगा, और अगर मैं लोन इशू करूंगा तभी मेरे को उससे पैसा मिलेगा। और वो लोन और वो जो प्रेफरेंस शेयर लिया है, तो उसके बदले हमको कुछ देना पड़ेगा उनको। तो उस पे क्या हम लोग क्या दे रहे हैं, लोन लिया, लोन पे हम क्या दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, और जो प्रेफरेंस शेयर लिया है उस पे हम क्या दे देंगे, डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग पैसा पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपने चैप्टर्स देखे होंगे, इंडेक्स देखा होगा,
तो आपको वहां पे दिखेगा कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पे हमारा क्या आ जाता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे जैसे हमने ऑपरेटिंग लेवरेज बनाने के लिए किसको लिया था, सी सी और ई को लिया था, तो वैसे ही अब हम लोग फाइनेंसिंग लेवरेज बनाने के लिए हम लोग एक सी को तो लेंगे, सॉरी ई को लेंगे, और ई के बाद कौन सा लेंगे वो देखते हैं। तो देखो समझो, तो अब हमको बनाना है डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग या फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे EBIT। क्या लिखोगे, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस पहला कॉस्ट क्या था हमारा, इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समझो यहां पे जो टैक्स है ना, टैक्स माइनस होने की वजह से जो हमारा डिविडेंड अमाउंट है वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा और कम आ रहा है। तो अगर हम वहां पे वो टैक्स नहीं लगाए होते तो हमारा डिविडेंड जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो ये डिविडेंड आ रहा है ये नेट डिविडेंड आ रहा है, और उसको ग्रॉस फॉर्म में लेने के लिए मतलब उसमें टैक्स इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसके वजह से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स। इज दैट क्लियर? अच्छी खबर दूं, मोस्ट ऑफ द पार्ट हमको क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं रहता, मतलब हमको प्रेफरेंस डिविडेंड के रिलेटेड में क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, बट अगर आ गया तो हमको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये नहीं दिया है, अगर ये नहीं दिया है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला क्या यूज कर लूंगा, EBIT अपॉन EBT। क्या यूज कर लूंगा मैं फॉर्मूला, EBIT अपॉन EBT। क्लियर है क्या इतना पार्ट? क्योंकि जो EBIT है हमारा, ये EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये हमको क्या देता है, यही हमको देता है EBT। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है, ये एनालिसिस का पार्ट समझ में आया कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में से हमने फिक्स कॉस्ट देखी, कुछ फिक्स कॉस्ट हमारी ऑपरेशंस के रिलेटेड में थी, कुछ फिक्स कॉस्ट हमारी फाइनेंसिंग के रिलेटेड में थी। तो जो फिक्स कॉस्ट ऑपरेशन के रिलेटेड में थी हमने उसको किस चीज के लिए यूज किया, ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए, और जो फिक्स कॉस्ट हमारी फाइनेंसिंग के रिलेटेड में थी हमने उसको किस चीज के लिए यूज किया, फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए। इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है इससे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, और इसी का एक और फॉर्मूला है, वो भी लिख के रखना, दैट इज परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, ये भी एक हमारा फॉर्मूला है जो कि कैसे होगा, हमने जैसे ये प्रूफ किया था ना, आपको ये याद होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज में हम लोग परसेंटेज चेंज इन EBIT हमने कैसे कैलकुलेट किया था, ये फॉर्मूले को हमने अच्छे से देखा था कि अगर हम एक टेबल बना के चेक कर रहे हैं और अगर हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दोनों से आंसर हमारा क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो सेम गोज विथ हियर। ठीक है, एक एग्जांपल से करें, चलो एक एग्जांपल से कर लेते हैं। हम्म, 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 लिखना, सपोज सपोज selling price per unit is ₹100। उसके बाद वेरिएबल
cost per unit is rupees 50, fixed cost rupees 20,000, फिर interest on loan at 10%, एक सेकेंड, ऐसे नहीं लिखना, loan at 10%, 10 लाख, उसके बाद प्रेफरेंस 6% प्रेफरेंस शेयर, ₹5 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 3000, ठीक है, 3000 थोड़ा बड़ा कर देते इसको, 5000 कर, 5000, उसके बाद कैलकुलेट DOL and DFL. If percentage change in sales is 10%, find percentage change in EBIT and percentage change in EPS, ठीक है। यहां पे लिख लेना नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, ठीक है। तो ये मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल बनाया। कुछ लोग होंगे जिनको पहले करना है तो वो पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिखने का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद हम सीधा आंसर पे आएंगे। आंसर बड़ा बनेगा बट हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, जिसको ट्राई करना है वो ट्राई कर सकता है, पॉज करके अपना दिमाग लगा सकता है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया। चलो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखना स्टेटमेंट या फिर डायरेक्टली लिखना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लो। यहां पे लिखना पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ए सेल्स। तो सेल्स हमारा कितना आएगा, 5000 यूनिट सोल्ड किए, कितने रुपए में, 100। तो ₹100 इंटू 5000, दैट विल गिव मी 5 लाख। फिर बी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, ₹50 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, सॉरी 5000, दैट इज 2,50,000। सी कंट्रीब्यूशन।
कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा हमारा, ए माइनस बी करके, दैट इज, हाँ, ए माइनस बी करके, दैट इज 2,50,000। फिर क्या लगाएंगे हम लोग, फिर लगाएंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना देके रखा है हमको, 20,000, तो 20,000 माइनस कर दो, तो क्या आ रहा है हमारा, ई बी आई टी सी माइनस डी करके, तो 2,30,000। ठीक है, फिर एफ क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट देखो क्या है, लोन कितने का लिया है, 10% का लोन लिया हमने, कितना लिया है, 10 लाख लिया है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट विल गिव मी 1 लाख। ठीक है, तो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ रहा है हमारा, ई माइनस एफ, दैट इज 1,30,000 एच। अच्छा, टैक्स रेट दिया है क्या हमने ऊपर कुछ, अच्छा ऊपर टैक्स रेट नहीं दिया तो लिख लेना टैक्स एट द रेट 30%। ठीक है, टैक्स रेट कितना हो गया, 30%, तो टैक्स एट द रेट 30% कितना आएगा, तो 1,30,000 का 30% कर लेना, दैट इज 39,000। तो इधर लिखना जी मल्टीप्लाई बाय 30%। आई अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया, 91,000। फिर क्या करेंगे, इसमें से हम निकालेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बोला था हमने, 6% प्रेफरेंस डिविडेंड है 5 लाख का, तो कितना हम लोग देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, 5 लाख पे 6%, दैट इज 6 5 30,000। क्या मिलेगा हमको, नेट इनकम। ठीक है, कितना आ रहा है, 61,000। नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ मिस किया क्या हमने ऊपर वाले टेबल में और नीचे वाले में, कुछ तो मिस नहीं किया हमने। अच्छा, ओ सॉरी माय बैड, एबीसीडी में मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 10,000, तो ईपीएस कितना आ गया हमारा 6.10। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब हमको क्या बोला है, हमको सबसे पहले डीओएल निकालना है, तो डीओएल का हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 2,50,000 और ईबीआईटी कितना है हमारा 2,30,000। ठीक है, तो इससे हमारा कितना आ जाएगा, 1.087। ठीक है, वैसे ही हम क्या निकालेंगे, डीएफएल। डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, तो क्या बताया था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ईबीआईटी हमारा 2,30,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना आ रहा है, 2,30,000 माइनस 1 लाख माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.30।
ठीक है, तो हमारा DFL कितना आएगा 2,30,000 डिवाइडेड बाय, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस 1 लाख माइनस 2,30,000, दैट विल गिव मी 87,143। ठीक है, तो हमको मिल रहा है 2.64। कितना आया हमारा 2.64। इतना पार्ट क्लियर है। अब हमको क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आया हमारा 10%। तो क्या हम लोग परसेंटेज चेंज इन EBIT कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर इज यस। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर्मूला याद है ऑपरेटिंग लेवरेज का, तो DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो डिग्री ऑफ DOL कितना हमारा निकाला हमने 1.087, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT आएगा अपॉन 10, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना आ गया 10.87%। अब परसेंटेज चेंज इन EBIT आ गया, तो क्या हम लोग परसेंटेज चेंज इन EPS कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसका मैंने फॉर्मूला क्या दिया था, फाइनेंशियल लिवरेज से बताया था। तो DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा DFL कितना है हमारा 2.64। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन 10.87, तो परसेंटेज चेंज इन EPS कितना आ रहा है 2.64 multiply by 10.87, that will give me 28.70। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया? चलो फटाफट से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लो और नीचे का जो भी कैलकुलेशन किया है वो कर लो।
ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोगों को यहां पे एक एडिशनल कॉलम ऐड करके क्या करना पड़ेगा, ये 10% चेंज इन सेल है ना, इसको यूज करके आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस करना है। ठीक है, और ये मैं कल के दिन चेक करूंगा। ठीक है, तो आपका जैसे ही हो जाए आप मेरे को इसका फोटो खींच के भेज सकते हैं। कौन से नंबर पे भेजेंगे, तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, ठीक है, ये नंबर पे आपको कोई भी डाउट्स है आप भेज सकते हैं। और अब मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरे पास देखो सारे स्टूडेंट्स के नाम तो आ जाएंगे कि किस किसने कोर्स बाय करा है। ठीक है, तो जो भी कोर्स बाय कर रहा है या इंटेंशन है बाय करने का, तो आपको जो भी होमवर्क दिए जा रहे हैं आपको करने के बाद उसका फोटो खींच के इस नंबर पे भेजना है। ठीक है, कैसा रहेगा कि आप खुद के लिए मत करो, मेरे लिए करो। ठीक है, आप पास होगे, मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप अपने लिए मत करो, आप मेरे लिए करो। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या करना है, यहां पे जो सेल्स इंक्रीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कॉलम में फिल करना है। ठीक है, और उससे आपको फिर क्या चेक करना है कि जो ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस है, क्या ये हम लोग का जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है वो मैच कर रहा है या नहीं। थोड़ा आसपास में आएगा क्योंकि पॉइंट्स का फर्क हो सकता है, डेसिमल पॉइंट्स का। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, बट आपको जो भी होमवर्क दे रहा हूं आप करो प्लीज। ठीक है, देखो हमारा जो फाउंडेशन होता है वो बहुत आराम से निकल जाता है, बट यहाँ पे इंटर आ रहा है। ठीक है, और इंटर को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको होमवर्क अच्छे से करना है। ठीक है, तो इसी पे आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में।